रात को बड़े जोर का आंधी चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक दरख्त गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो इससे मालूम पड़ा कि दरख्त के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए दरख्त के नीचे दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क बोला, इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरे क्लर्क ने तकरीबन रुआंसे होकर कहा, मगर ये आदमी? माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, ये आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी तना जिसकी पीठ पर गिरे वो बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला, नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बमुश्किल कराहते हुए कहा, जिंदा है? एक क्लर्क ने हैरत से कहा, दरख्त को काट कर इसे निकाल लेना चाहिए। माली ने मशवरा दिया। मुश्किल मालूम होता है। एक काहिल और मोटा चपरासी बोला, दरख्त का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क जोर लगाकर दरख्त के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, जोर लगाओ, हम तैयार हैं। एकदम बहुत से लोग दरख्त को काटने पर तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से मशविरा कर लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। एक फाइल बन गई। फाइल चलने लगी। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन गुजर गया। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा। वो हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बगैर दरख्त को खुद से हटाने का तहैया कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल ले भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद से इस दरख्त को यहाँ से हटा नहीं सकते। हम लोग वाणिज्य विभाग से संबंधित हैं और यह दरख्त का मामला है जो कृषि विभाग में है। इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहाँ से जवाब आते ही इसको हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से जवाब आया कि दरख्त हटवाने की जिम्मेदारी वाणिज्य विभाग पर लागू होती है। यह जवाब पढ़कर वाणिज्य विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या कटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है। वाणिज्य विभाग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब भी आ गया। हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार दरख्त का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सिर्फ अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का अधिकार है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकार में आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। हालांकि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेके दरख्त को खुद से हटवाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को रहम आ गया और इसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ न बोला। माली ने पेड़ के तने को गौर से देखकर कहा, हैरत गुजरी कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा। अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ न बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस हो तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उसे खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली अफसोस जाहिर करते हुए वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी अदबी मिजाज का आदमी मालूम होता था। इसने लिखा था, हैरत है, इस समय जब दरख्त उगाओ स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे मुल्क में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो दरख्त काटने का मशवरा देते हैं, वो भी एक फलदार दरख्त को और फिर जामुन के दरख्त को, जिसकी फल आवाम बड़ी चाव से खाते हैं। हमारा महकमा किसी हालत में इस फलदार दरख्त को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? एक मनचले ने कहा, अगर दरख्त काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। ये देखिए, उसी आदमी ने इशारे से बताया। अगर इस आदमी को बीच में से यानी धड़ के मुकाम से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और दरख्त वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने एहतजाज किया। ये भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाले तजवीज पेश करने वाले ने कड़ा विरोध किया। आप जानते नहीं हैं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ के मुकाम पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। अब फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन इस पर एक्शन लिया और जिस दिन फाइल मिली उसने उसी दिन इस महकमे का सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन तहकीकात के लिए भेज दिया।
सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसकी सेहत देखकर खून का दबाव, सांस की आमदोरफ्त, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। लिहाजा यह तजवीज़ भी रद्द कर दी गई। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुख में खिचड़ी के लुक़मे डालते हुए उसे बताया, अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, इसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर आहिस्ते से बोला, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई, हैरत से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने आहिस्ते से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को और क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़े ही अरसे में सेक्रेटेरिएट में यह बात फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोग जोर दर जोक शायर को देखने के लिए आने लगे। इसकी खबर शहर में फैल गई और शाम तक मोहल्ले मोहल्ले से शायर जमा होना शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के शायरों से भर गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें अदब और शायर से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गजलें और नज़में सुनाने लगे। कई क्लर्क इससे अपनी गजलों पर इस्लाह लेने के लिए मुसिर होने लगे। जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, लिहाजा इस फाइल का ताल्लुक न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से गुजारिश की गई कि जल्द से जल्द इस मामले का फैसला करके इस बदनसीब शायर को इस छांव देने वाले पेड़ से रिहाई दिलाई जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ शुआबों से गुजरती हुई अदबी अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी इसी वक्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? इसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। क्या तखल्लुस रखते हो? अवस। अवस? सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही हो जिसका मजमुआ कलाम अवस के फूल हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए शायर ने इस बात में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। हैरत है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा शायर अवस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ उफ, कैसी गलती हो गई हमसे। कितना बड़ा शायर और कैसे गोशिया गुमनामी में दबा पड़ा है। गोशिया गुमनामी में नहीं, बल्कि एक दरख्त के नीचे दबा हुआ। बराहे करम मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन जाकर इसने अपने महकमे में रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा शायर के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय समिति का मेंबर चुन लिया है। ये लो परवाना है इंतखाब। मगर मुझे इस दरख्त के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वो काफी तकलीफ में है। ये हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा। जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया है, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दिला सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम ये भी कर सकते हैं। मैं अभी जिंदा हूँ, शायर रुक रुक कर बोला। मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा महकमा सिर्फ कल्चर से मुताल्लुक है। इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस दरख्त को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था कि दबे हुए आदमी की सेहत जवाब दे रही थी, मगर वो किसी न किसी तरह अपनी ज़िंदगी के लिए लड़े जा रहा है। कल तक सुबह तक किसी न किसी तरह इसे जिंदा रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो इनको दरख्त काटने से रोक दिया गया। मालूम यह हुआ कि महकमा खारजा यानी विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस दरख्त को ना काटा जाए। वजह यह थी कि इस दरख्त को 10 साल पहले हुकूमत पिटोनिया के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब यह दरख्त अगर काटा गया तो इस बात का सदीद अंदेशा था कि हुकूमत पिटोनिया से हमारे ताल्लुकात हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क गुस्से से चिल्लाया। दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुकात का सवाल है, दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। और यह भी तो समझो कि हुकूमत पिटोनिया हमारी हुकूमत को कितनी इमदाद देती है। क्या हम इनकी दोस्ती की खातिर एक आदमी की जिंदगी को भी कुर्बान नहीं कर सकते? शायर को मर जाना चाहिए, निसंदेह, अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया। आज सुबह वजीर आजम बाहर मुल्कों के दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे महकमा खारजा इस दरख्त की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वो फैसला देंगे वही सबको मंजूर होगा। शाम 5 बजे खुद सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उनके पास आया। सुनते हो? आते ही खुशी से फाइल हिलाते हुए चिल्लाया, वजीर आजम ने दरख्त को काटने का हुक्म दे दिया है और इस वाक़ये की सारी बैनुल अक़वामी यानी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल वह दरख्त काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई।
सुपरिटेंडेंट ने शायर के बाजू को हिलाकर कहा, मगर शायर का हाथ सर्द था। आंखों की पुतलियां बेजान थीं और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुख में जा रही थी। उसकी जिंदगी की फाइल भी मुकम्मल हो चुकी थी। वो इस दुनिया को छोड़ चुका था। कितनी मार्मिक और हृदय को झकझोर देने वाली कहानी है ना। आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जिससे इसे पाठ्यक्रम से ही हटाना पड़ा? इससे तो आने वाली पीढ़ी को सीख मिलती कि आगे चलकर अगर वो इस पोस्ट पर पहुंचते हैं, इस प्रशासन का हिस्सा बनते हैं, तो ऐसा करने से एक बार वो इस कहानी को जरूर याद करते हैं। लेकिन क्या कह सकते हैं ऐसी सोच के लोगों को जिन्हें अपने देश के भविष्य की तनिक भी परवाह नहीं है। अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।